नमस्कार। कथा कथन में आपका स्वागत है। आज सुनिए हिंदी की जानी मानी और प्रतिष्ठित लेखिका डॉक्टर गीता शर्मा की लिखी हुई कहानी प्रेम न बाड़ी उपजे। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। हेलो मौली दीदी, आप आ रही हैं ना? हाँ, ऐसा हो सकता है कि मेरी सारंगा की शादी हो और मैं ना आऊँ। जी दीदी, आप अपना और जिया जी का यहाँ पहुँचने का समय बता दीजिए, मैं आ जाऊँगा लेने। ओके, मैं तुम्हें मैसेज कर दूँगी रोहन। पर सुन, अभी उसे मत बताना, सरप्राइज़ देंगे। ठीक है दीदी, रोहन ने हंसते हुए कहा। लंबे अरसे के बाद रोहन से बात करके दिल को बहुत सुकून मिला और शुभ समाचार सुनकर तो दिल बाग बाग हो गया। रोहन के फ़ोन रखते ही मैं पुरानी यादों में खो गई। उस काले दिन से पहले कितने अच्छे दिन थे। सारंगा मेरी बचपन की सबसे प्यारी सहेली। उसकी सुंदरता के आगे तो मॉडल तक फीकी पड़ जाएं। पर उस नर पिशाच ने एक ही झटके में सब छीन लिया था। कितनी काली रातों के बाद आज ये सुनहरी सुबह आई है उसके जीवन में, वो भी ठीक उसी तारीख को, यानी मई 21। अतीत के पन्ने अनायास ही पलटने लगे। बात उन दिनों की है जब हम दोनों ही यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थीं। सारंगा मेधावी छात्रा होने के साथ ही एक बेहतरीन डांसर भी थी और उसकी आवाज़ तो इतनी मीठी कि जो सुनता मंत्रमुग्ध होकर रह जाता। युवा उत्सव की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उसका चयन हुआ था। प्रतियोगिता यूनिवर्सिटी के सभागार में थी। सारे प्रतिभागी अपने अपने स्थान पर मौजूद हैं, सिर्फ सारंगा ही अभी तक नहीं पहुंची थी। प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। तुम कहाँ हो सारंगा? बस पहुंचने ही वाली हूँ। मैं ग्रीन रूम में ही हूँ, बस तू जल्दी आ जा, मैंने फ़ोन रखते हुए कहा। थोड़ी देर में हाफती हुई जैसे ही वो ग्रीन रूम में पहुँची, मैंने पूछा, कहाँ रह गई थी यार? घर से निकले तो बहुत समय हो गया तुझे। बताती हूँ, सांस तो लेने दे यार। बॉटल से पानी पीते हुए बोली। अरे कुछ नहीं, रास्ते में एक पागल मिल गया था, उसके कारण ही देर हो गई। कौन पागल? मैं तो जानती तक नहीं, छोड़ यार, कहते हुए वो जल्दी जल्दी तैयार होने लगी। अभी देर हो रही है, बाद में बताती हूँ। प्रतियोगिता शुरू हो चुकी थी। ये तो अच्छा था कि वो समय से तैयार हो गई। उसकी शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुति ने दर्शकों का मन मोह लिया, पर निर्णय के लिए इंतज़ार करना था तो हम दोनों कैंटीन चले आए। पहले कुछ खाते हैं, बड़ी भूख लगी है। सारंगा बोली, बता क्या खाएगी? पहले ये तो तू बता कि कौन सा पागल मिल गया था तुझे। अरे यार, मैं तो जानती तक नहीं उसे। पर बस स्टैंड पर मेरा रास्ता रोक कर कहने लगा, रुकिए बात करनी है आपसे। मैंने पूछा कि कौन हो, क्या बात करनी है, बताओ तो बोला, यहाँ नहीं कहीं और चलते हैं, बैठकर इत्मीनान से बात करेंगे। क्या बात है यहीं बताओ। और फिर मैं तुम्हारे साथ क्यों चलूँ, मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं। लेकिन मैं तो जानता हूँ आपको। आपका नाम सारंगा है और आप नीलकंठ कॉलोनी में रहती हैं। मैं भी वहीं रहता हूँ और जब से आपको देखा है आपको चाहने लगा हूँ। पागल हो क्या? हाँ, पागल ही हो गया हूँ आपके प्यार में। बकवास बंद करो, मेरा रास्ता छोड़ो, मेरी बस आ गई है। कहाँ जाना है, मैं ड्रॉप कर देता हूँ, हटो मेरे रास्ते से। कहते हुए उसे धक्का देकर दौड़ती हुई बस में चढ़ गई। बेवकूफ़, पता नहीं कौन था। बच के रहना इस सिरफिरे आशिक से, मैंने कहा। हाँ यार, मैं तो डर गई थी, वो तो अच्छा हुआ कि बस आ गई। फिर भी मोटरसाइकिल से पीछा किया था उसने, तो मैं यहाँ नहीं उतरी और आगे के स्टॉप से ऑटो लेकर आई, इसीलिए तो लेट हो गई। चल छोड़, पार्टी दे। किस बात की पार्टी? फर्स्ट आने की। अभी कहाँ, रिज़ल्ट तो आने दे। मैं बता रही हूँ ना, यही रिज़ल्ट आएगा, देख लेना। हम दोनों हंसी मजाक करती हुई जब हॉल में पहुँची तब निर्णय सुनाया जा रहा था। प्रथम स्थान पर सारंगा के नाम की घोषणा होते ही मैंने ताली बजाते हुए उसे गले लगा लिया। देखा, मुझे तो पहले ही पता था। सभी की शुभकामनाएं स्वीकारते हुए हम दोनों ही खुश थे और हॉल से निकलकर यूनिवर्सिटी के बाहर लॉन में आकर बैठ गए। लॉन बहुत सुंदर, साफ और व्यवस्थित तरीके से मेंटेन किया हुआ था। यहाँ नहीं, चल उधर बैठते हैं, पलाश के नीचे। अरे यार, वहाँ छाया नहीं है, इधर ही बैठ लेते हैं। नहीं, पलाश के नीचे, देख कचनार भी खिल रहा है। कहते हुए वो मेरा हाथ पकड़कर उधर ले गई। थोड़ी देर में धूल भरी आंधी चलने लगी। अब चले यहाँ से,
तुझे तो फूल दिख जाएं बस तो वहीं रम जाती है। अपनी शादी फूलों की घाटी में करना तू। रुक ना थोड़ी देर, कहते हुए वो फूल बीनने लगी। चल यार, देर हो रही है, आज तुझे मैं घर छोड़ देती हूँ, कहीं फिर से तेरा आशिक ना मिल जाए, मैंने उसे चिढ़ाते हुए कहा। बकवास बंद कर। वो फूलों को अपनी हथेली में भरकर मेरे साथ चल दी। उस दिन घर पहुँचते पहुँचते शाम हो चली थी। अंकल घर के बाहर ही खड़े थे। उन्होंने देखते ही पूछा, रिजल्ट क्या रहा बेटा? अंकल हमेशा की तरह नंबर 1। वाह वाह मेरी चैंपियन बेटी। नेशनल कब है, कुछ बताया? नहीं पापा, पर अगले महीने में ही है, वो बोली। ओके, तुम लोग एंजॉय करो, मैं अभी ज़रूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, लौट कर प्लान करते हैं। हम दोनों देर तक बात करते रहे। फिर अगले दिन मिलने का बोलकर मैं अपने घर आ गई। अगले दिन जैसे ही मैं यूनिवर्सिटी पहुंची, वो मुझे एक तरफ लेकर बताने लगी, मौली आज भी वो लड़का बस स्टैंड पर अपनी मोटरसाइकिल लिए खड़ा था। मैं उससे दूरी बनाकर खड़ी हो गई और जैसे ही बस आई मैं उसमें बैठकर चली आई। लेकिन वो भी उसी बस में सवार हो गया और मेरे सामने खड़ा होकर घूरने लगा। मुझे काफ़ी अजीब लग रहा था तो बैग से किताब निकाली और पढ़ने लगी। जब कॉलेज के स्टॉप पर उतरी तो वो भी पीछा करते हुए चलने लगा। मैं डर के मारे दूसरी क्लास में जाकर बैठ गई थी और उसके जाने के बाद ही वहाँ से निकली। मैंने देखा वो अभी भी सामान्य नहीं हो पाई थी। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे सांत्वना देते हुए इस विषय में कुछ करने की सलाह दी, पर क्या किया जाए? उसे अनदेखा करना तो उसकी हरकतों को बढ़ाने वाला था और अब उसकी हरकतें चिंता बढ़ाने वाली होने लगी थीं। ये तो उसका रोज़ का रूटीन ही हो गया। वो उसका रास्ता रोककर उससे बातें करने और अपने साथ चलने की जिद करता। जब बात बर्दाश्त के बाहर हो गई तो उसने घर पर बताने का निश्चय किया। अगले दिन जब वो बस स्टैंड पर पहुंची तो उसका भाई रोहन अपने दोस्तों के साथ पहले से ही बस स्टैंड के आसपास खड़े थे और जैसे ही उसने सारंगा का रास्ता रोकने की कोशिश की, उन लोगों ने उसे पकड़ लिया और जमकर उसकी पिटाई कर दी। फिर उसे चेतावनी देते हुए छोड़ दिया कि अगर अगली बार उसकी बहन के आसपास नज़र भी आया तो उसको पुलिस के हवाले कर देंगे। सारंगा घर लौट आई। शाम को जब पापा को पता चला तो वे बोले, तुम्हें पुलिस में रिपोर्ट करानी थी रोहन, ऐसे गुंडों का इलाज पुलिस के पास ही होता है। अब नहीं करेगा, हमने भी इलाज कर दिया उसका पापा। बहुत ढीठ होते हैं ऐसे लोग, इतनी आसानी से कहाँ सुधरते हैं। तुम अपना ध्यान रखना बेटी, डरने की ज़रूरत नहीं है, पर सतर्क रहना, अंकल ने कहा। सारंगा के मन में उसकी दहशत बैठ गई थी। उसने कॉलेज आना ही छोड़ दिया था। मैं ही चली जाती थी उसके पास, लेकिन परीक्षा नज़दीक थी तो हम दोनों ने साथ ही कॉलेज जाने का प्लान किया। लेकिन अपने किसी रिश्तेदार की शादी के कारण मैं कॉलेज नहीं गई। उस दिन अकेले ही उसने बस पकड़ी। पर यह क्या, वो पहले से ही बस में सवार था। उसको देखकर वो बुरी तरह घबरा गई। इतने दिनों से कहाँ थी, मुझसे बात क्यों नहीं करती? मैं प्यार करता हूँ तुम्हें। बकवास बंद करो, मेरे रास्ते से हट जाओ, शक्ल देखिए अपनी। आइंदा मेरे पास में आने की कोशिश भी की तो मैं पुलिस में रिपोर्ट करा दूंगी, उसने गुस्से में आकर कहा। वो कॉलेज के गेट तक उसके पीछे पीछे आया और फिर लौट गया, पर वो डरी हुई सी क्लास में होकर भी क्लास में नहीं थी। इस बेवजह तनाव ने उसे बहुत अधिक डिस्टर्ब कर दिया। जैसे जैसे एग्ज़ाम के दिन निकट आ रहे थे उसका टेंशन भी बढ़ रहा था। तो अंकल ने रोहन से रोज़ उसे छोड़ने के लिए कहा ताकि उस मनहूस की शक्ल न दिख जाए। रोहन के कारण ही वो उसे नज़र कहीं नहीं आया तो उसके सभी एग्ज़ाम अच्छे रहे और आज अंतिम पेपर देकर वो कॉलेज से घर लौट रही थी। रोहन को उसे मना कर दिया था क्योंकि सब सहेलियां मिलकर पार्टी करने वाली थीं। लेकिन पार्टी के बाद जब हम दोनों बस स्टैंड पर पहुंची तो अचानक उसकी मोटरसाइकिल सामने आकर रुकी। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या है जवाब तुम्हारा? वही जो पहले था। फिर कभी मेरे रास्ते में आने की कोशिश भी मत करना, समझे? सारंगा ने कड़क कर जवाब दिया और फिर मेरा हाथ खींचते हुए, जल्दी चल मौली। सामने से आते ऑटो को रोकते हुए वो बोलते हुए तेज़ी से सीट पर बैठ गई। मैं ऑटो में बैठ पाती इतनी देर में ही वो ऑटो की दूसरी ओर आ गया। बहुत घमंड है ना तुझे अपनी सूरत पर, तो ये ले, तू आज के बाद ये सूरत किसी को दिखाने लायक नहीं बचेगी। वो कुछ समझ पाती इसके पहले ही उसने अपनी जैकेट से एक बॉटल निकाली और उसके मुंह पर उड़ेल दी। उसका चेहरा जलने लगा और वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। तेरा ये जला हुआ चेहरा तुझे हर पल मेरी याद दिलाएगा। जब भी तू अपना ये जला हुआ चेहरा देखेगी तुझे मेरी याद आएगी। एक चीत्कार से आसपास सब दहल उठा।
वो तड़फ रही थी और वो चिल्लाते हुए बोलता रहा, अब तू मुझे कभी नहीं भूलेगी सारंगा। वो लाल आंखों वाला दैत्य लग रहा था, जिंदगी लील लेने वाला खूंखार नर पिशाच। मैं बदहवास सी चीखते हुए उसको पकड़ने के लिए दौड़ी, लेकिन हमारी चीख मोटरसाइकिल की आवाज़ में गुम हो गई। लोग देखते रहे और मैं मदद की गुहार लगाती रही। जलन की भयावहता इतनी अधिक थी कि वो बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ी। कोई आगे नहीं आया मदद करने। सड़क चलती रही और कुछ लोग तमाशबीन बने खड़े रहे। बहुत मिन्नतों के बाद एक ऑटो वाला हॉस्पिटल चलने के लिए तैयार हुआ तो मैं उसे लेकर हॉस्पिटल भागी और फिर रोहन को फ़ोन किया। रोहन अंकल आंटी को लेकर वहाँ मौजूद था। सारंगा को इस हाल में देखकर तो वे सब अपना होशो हवास खो बैठे और दहाड़े मारकर रोने लगे। आंटी ने उसे अपनी छाती से चिपका लिया। पर यह क्या, आंटी की साड़ी तक जल गई। इस बदहवासी में मुझे पता ही नहीं चला कि उसे गोदी में लिटाए। जब मैं यहाँ पहुँची तो मेरे कपड़े तक जल गए थे और यहाँ वहाँ उसकी जली हुई खाल चिपक गई थी। उसका मृत्यु तुल्य दर्द और असहनीय पीड़ा भरा रुदन और क्रंदन किसी के भी दिल को चीर देने वाला था। उसकी जली हुई त्वचा जलती हुई प्लास्टिक से पिघल रही थी। इलाज अभी तक नहीं मिला था। पुलिस केस है तो जब तक पुलिस नहीं आ जाती। खाना पूर्ति चल रही थी। ये देरी काफ़ी घातक थी, पर डॉक्टर पुलिस के पहुंचने का इंतज़ार कर रहे थे। रोहन और मैं उनके आगे गिड़गिड़ा कर इलाज शुरू करने की विनती कर रहे थे। पुलिस के पहुंचने पर डॉक्टर और पुलिस, ढेरों पत्रकारों का जमावड़ा और उनके सैकड़ों प्रश्न, इन सबसे उलझते बिंधते रात हो चुकी थी। तब कहीं जाकर उसे इलाज मिल पाया। आंटी तो बार बार बेहोश होकर गिर पड़ती। कोई उन्हें क्या कहकर ढांढस बंधाता। फिर भी उन्हें संभालने के लिए मैंने मम्मी पापा को बुलवा लिया था। एक भयावह तूफान जो सब कुछ उजाड़ कर चला गया। उसके बाद का पसरा सन्नाटा, निराशा हताशा का कठिन दौर हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता। आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर के बीच सरकता स्ट्रेचर और उसे देखने पर उससे नज़र चुराने के असफल प्रयास करते हम सब। एक ओर तबाही के गहरे जख्म थे तो दूसरी ओर गहरी चुप्पी। हमारे गले में शब्द नहीं थे, सिर्फ रुलाइयाँ थीं। किसी में भी एक दूसरे को देखने का साहस नहीं था। सब जैसे जड़ हो गए थे। हॉस्पिटल की सारी औपचारिकताएं, सब यंत्रवत ही हो रहा था जैसे। इसके बाद तो जैसे दर्द और वेदना से भरा जीवन हॉस्पिटल के उस कमरा नंबर 512 में ही सिमट कर रह गया। उसका शरीर जैसे दर्द और वेदना का स्थायी ठौर बनकर रह गया। उसकी हड्डी, मज्जा, मांस, त्वचा और शिराओं में उसे अभी भी तेजाब बहता हुआ महसूस होता। जली हुई गली त्वचा से मवाद रिश्ता, रुई के फाये से भी किसी नश्तर जैसी चुभन और सेहरन सी दौड़ जाती थी। जब पहली बार वो कुछ बयां कर पाई तो सिर्फ यही कि उसे लगता था कि किसी ने उसे दर्द के समंदर में फेंक दिया है और वो अनंत अथाह असीमित दर्द भोगने को अभिशप्त देह में कैद आत्मा है। कहीं कोई राहत नहीं। एक ऑपरेशन के बाद दूसरा ऑपरेशन का लंबा और अंतहीन सिलसिला। ऑपरेशन से यहाँ से खाल निकाल कर वहाँ चिपका दी जाती। नींद सिर्फ गोलियों की गुलाम हो चुकी थी। नींद भी आराम नहीं, केवल डरावने सपने देती और वो चीख कर उठ बैठती। जरा सा भी हिलते ही चीख पड़ती और बिस्तर पर बिना हिले डुले लेटे रहने से उसकी देह पत्थर शिलासी हो चली थी। अहिल्या सी अभिशप्त पाषाण शिला, निरपराध होते हुए भी शापित जीवन जीने को बाध्य। वो सोचती और यही पूछती, अब कहाँ कोई राम है जो उसे इस श्राप से, इस पीड़ा से मुक्ति दे सके। परवान चढ़ते सपनों की उम्र में एसिड अटैक की शिकार हुई सारंगा ने सपनों के जल जाने के असहनीय दर्द, जलन और पीड़ा को पाया। इस दौरान कई ऑपरेशन हुए। यौवन के सपने और उड़ान की जगह अस्पताल, दवा, इंजेक्शन झेले। जो उम्र अपने ही सौंदर्य पर रीझने की होती है, उसे विकृत मानसिकता ने जीवन भर के लिए कुरूपता की अंधी गली में ढकेल दिया था। ये एक ऐसा कष्ट है कि जिसे सिर्फ उसे ही भोगना था। अपने दुख किसके साथ साझा करे। उसके मम्मी पापा के दुखों की तो कोई इंतहा ही नहीं थी। रो रो कर उनके आंसू तो सूख चुके थे और रोहन से क्या कहे। वो और रोहन तो एक दूसरे से नज़र ही नहीं मिला पाते थे। परिवार के अलावा मैं थी जो इस दुख की साक्षी रही, पर हिस्सेदार नहीं। मैं उसके साथ रहती और अपने बहते आंसुओं को छिपाती भी रहती। बेचारा रोहन घर और हॉस्पिटल के बीच घूमता रोबोट होकर रह गया था। ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ा कभी कभी तो मूर्ति जैसा दिखता।
बिना हिले डुले घंटों एक ही जगह खड़ा रहता, तो कई बार अचानक से उठकर दीवार पर कभी सिर मारता तो कभी हाथ। कोई दिन ऐसा नहीं था जब वो आकर उसे हंसाने की कोशिश करते करते खुद रोने नहीं लगता, क्योंकि हंसने की कोशिश भी उसे दर्द से भर देती थी। वो तड़फ कर बोलती, रहने दे भाई, जीवन में हंसना नहीं, अब सिर्फ रोना ही बचा है। आंटी के आंखों के आंसू कभी रुके ही नहीं। उसके सामने जितनी कोशिश मजबूत दिखने की करती, उतनी ही ज़्यादा कमज़ोर होकर रोने लगती। और अंकल अपने मन को कड़ा करके उसके सामने आते। वे हमेशा उसका हाथ पकड़कर बैठते और कहते रहते, सब ठीक हो जाएगा बेटा, मानो वो उसे नहीं खुद को समझाने की नाकाम कोशिश कर रहे हों। नाते रिश्तेदार जैसे सबके होते हैं वैसे ही थे। मुंह बिदकाते, बातें करते, ताने मारते, कानाफूसी करते और इशारे करते, भविष्य पर चिंता जताते। उसका जला हुआ चेहरा, सिकुड़ी काली सफ़ेद सी चितकबरी खाल, सब और टपकता तिरस्कार, घृणा का भाव जो उनकी आंखों में उसे देखते ही उतर आता। शायद ही कोई नज़र होगी जो उस पर पड़ते ही फेर ना ली जाती हो। लड़की का क्या होगा अब, जीवन बर्बाद हो गया, परिवार का तो मरण है। अरे इससे अच्छा तो मर जाती, कम से कम बाकी के लोग तो जी लेते। अब तो ना जी सकते हैं और ना ही मर सकते हैं। वे आपस में बात करते हुए कहते, पर किसी में संवेदना तो छोड़ ही दो, इतनी समझ भी नहीं थी कि इस नाजुक घड़ी में उनका व्यवहार किसी एसिड अटैक से कम नहीं है। रोहन इससे बुरी तरह चिढ़ जाता और उन्हें बकवास बंद करने के लिए बोल देता था। सारे मौसम, सारे त्योहार उस कमरे में सिमट गए थे। बेबसी, पीड़ा, अकेलापन ही जैसे पर्याप्त नहीं था। उसका शरीर नई नई बीमारियों का ठिकाना बनता जा रहा था। उसके कष्ट उसके अनवरत विलाप से भी दूर होने वाले नहीं थे। उसने सब सहा और सहती रही, क्योंकि सहने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। वो अपने लिए मौत मांगते हुए कहती, मुझे नहीं जीना है ऐसा जीवन जिसमें दुर्भाग्य ही भरा हो। पर असहज दुख में भी उसके अंदर कुछ था जिसने उसे मृत्यु से बचाए रखा। अंकल हमेशा उसे कोई ना कोई प्रेरक कविता या जीवनी सुनाते रहते। रवीन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि की पंक्तियाँ तो मुझे आज तक याद है, जो उन्होंने पोस्टर पर लिखकर उसके सामने वाली दीवार पर लगा दी थी। जब दुखी हूँ, चित्त व्यथित हो, न भी दो सांत्वना, दुखों को बस कर पाऊँ जय मैं। वे अक्सर प्रार्थना करते हुए ये गाना गाते, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना, हम चलें नेक रास्ते पे, भूल कर भी कोई भूल होना। पर ऐसा लगता था कि उसकी सूरत के साथ ही साथ उसकी आत्मा भी झुलस गई थी। चेहरे पर अधिक झुर्रियाँ हैं या उसके मन पर, कह पाना मुश्किल था। कठिन समय बहुत मुश्किल से बीतता है, फिर भी समय को चलना होता है और समय के साथ जीवन को। पर उसके लिए तो संघर्ष भरा ये समय और उसी की काली छाया में सरकता जीवन मानो उस मनहूस पल से आगे ही नहीं बढ़ पा रहा था। मैंने उसे तिल तिल कर जीते मरते देखा था। वो अक्सर अपनी व्यथा कविताओं में उड़ेल दिया करती और रोती रहती। जब भी झड़ती है मेरी त्वचा की जली परत दर परत, किसी दरख्त से टूटा हुआ सूखा पत्ता ढक लेता है मेरी उधड़ी उधड़ी देह का कोना कोना। दोनों ने पतझड़ भोगा है बिन मौसम के आहट के। मैं उससे हमेशा कहती थी कि ये दुख भी हारेगा, बस तो हिम्मत मत हारना, क्योंकि जीता वही जो हारा नहीं। पर उसके मन की निराशा उसकी कविताओं में भर चुकी थी। गमकती उमकती उमंगों से भरी आँखों से होकर मन के द्वारे हौले हौले दस्तक देने आ पहुँचा है ऋतुराज बसंत, पलाश के खिले फूल लिए हाथों में। क्या ऐसे भी आया है वसंत कभी किसी वृक्ष पर, जो इसने छुआ है मेरा मन और उतरा है यौवन की देहरी चढ़ती मेरी देह पर। कभी लिखती, बसंत कहाँ है, कहाँ मिलेगा ऋतुराज, घोर निराशा की काली छाया में पनप रहा है तेजाबी अवसाद। पतझड़ है और पतझड़ ही रहेगा मेरे मुरझाए जीवन में, अनचाहा ये बिन नव पातों का बसंत। उसकी हर कविता मुझे रुला जाती, पर फिर भी उसे हिम्मत रखने की सलाह के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस पीड़ादायी लंबे अस्पताल प्रवास के बाद जब वो घर पहुंची तो वहाँ भी वो अपने कमरे में सिमट कर रह गई। वो घर से तभी निकलती थी जब उसे हॉस्पिटल जाना होता था, वो भी डरी सहमी। दहशत ने उसके मन पर स्थायी डेरा डाल रखा था और वो एकांत में ही रहती,
जब भी अकेली होती रोती रहती और लिखती रहती। हम सबकी कोशिश रहती कि वो किसी तरह निराशा के दलदल से बाहर निकल आए, पर हमारी हर कोशिश नाकाम रहती, क्योंकि उसके जीवन में उदासी का पहरा था जो उसे धीरे धीरे अवसाद के गर्त में ले जा रहा था। जब भी उससे मिलती मैं हमेशा उससे पूछती कि क्या लिखा। उसकी हर कविता मुझे रुला जाती। पीड़ा का ताला देख लौट गया बेरंग, मेरे द्वारे भी आया था बसंत। मैं पतझड़ अनुरागी करती रही वसंत आगमन की अंतहीन प्रतीक्षा। काश अमलतास के पुष्प गुच्छ सा प्रेम बन कोई लौटा दे मेरे जीवन का बीता बसंत। उसकी इस कविता को पढ़कर ही मैंने अमर से मदद मांगी, पर वो साफ मुकर गया। मुझे लगा कि वो जिस प्रेम की प्रतीक्षा में है, शायद प्रेम ही उसे इस अवसाद से उबार ले। अमर, उसका प्यार, पर इस एसिड अटैक के बाद तो उसने मुंह मोड़ लिया था। बस एक बार हॉस्पिटल आया था, पर उससे मिले बिना ही लौट गया। उसे तुम्हारी ज़रूरत है अमर। तुम चाहो तो उसका जीवन फिर से सामान्य हो सकता है। तुम प्यार करते हो ना उसे? करता था, पर अब नहीं। प्लीज़ मुझसे इस महानता की उम्मीद मत रखना। मुझे लगा कि शायद मेरी मिन्नतें उसे पिघला देंगी, पर वो निष्ठुर बना रहा। सारंगा को एहसास तो हो गया था, पर फिर भी एक बार अमर से बारे में मुझसे पूछा, पर मैं क्या बताती उसे। तो बोल दिया कि उसके पापा का ट्रांसफ़र हो गया है और फ़ोन नंबर बदल गया है, इसलिए कोई संपर्क नहीं हो पाया। उसका फ़ोन नंबर बदल गया है या वो ही बदल गया है? उसने भी एक दर्द मेरे हिस्से कर दिया है ना मौली। सबको देह की सुंदरता ही तो चाहिए, उसे भी। वक्त जरूर बदलेगा, तू देखना सारंगा। ये काले बादल भी हटेंगे और आसमान फिर से रंगों से भर जाएगा। मैंने कहा तो उसने पलट कर सिर्फ इतना कहा, वक्त नहीं बदलता, वक्त के साथ हम उस दुख के साथ जीना सीख लेते हैं, बस। मैं और रोहन उसे इस गहरी खाई से निकालने की हर संभव कोशिश करते रहते। रोहन ने उसे बिना बताए एफएम रेडियो पर अनाउंसर के लिए उसकी एप्लीकेशन भेज दी थी, और जब उसे इंटरव्यू कॉल आया तो हम दोनों ने उससे कितनी मिन्नतें की, और वो भी एक ही बात पर अड़ी रही कि उसे इस चेहरे के साथ कौन नौकरी देगा। पर अंकल आंटी के कस्में देने पर वो मान गई। उसकी मीठी आवाज़ और संगीत की समझ के कारण उसका सिलेक्शन हो गया और उसे 1 घंटे का साप्ताहिक प्रोग्राम करने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। कार्यक्रम का नाम था मन के जीते जीत है। ये एक इंटरएक्टिव प्रोग्राम था जिसमें श्रोता अपने अनुभव साझा करते कि किस तरह से उन्होंने अपनी कमियों मुसीबतों के ऊपर विजय पाई है। कुछ ही दिनों में ये बहुत लोकप्रिय हो गया और लोग उसके साथ अपनी कहानियों, अपने दुख साझा करते। कई लोग उसे अपनी समस्याओं के मेल भी भेजते और उनसे निकलने का रास्ता भी पूछते, और ये उसके लिए किसी थेरेपी से कम नहीं था। मैं खुश थी क्योंकि वो इन नन्ही नन्ही खुशियों से घिरने लगी थी और आखिरकार जीवन आगे बढ़ने लगा। ये नई सारंगा थी, आग में तपकर कुंदन की तरह दमकती, आत्मविश्वास से लबरेज और नई उपलब्धियों के साथ कदमताल करती हुई। इस कार्यक्रम ने उसे उसका आत्मविश्वास ही नहीं, बल्कि ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास यानी प्रेम भी उसकी झोली में डाल दिया था। उसका प्यार मनुज, मानो प्यार ने उसके अभिशप्त जीवन को छूकर उसे श्राप मुक्त करने के लिए ही उसके जीवन में दस्तक दी थी। और मनुज किसी अवतारी पुरुष सा उतर आया था उसके बदरंग जीवन को अपने प्रेम के चटक शोक रंगों से सराबोर कर रंगने। मनुज से हुई पहली मुलाकात सुनाते हुए वो बहुत भावुक हो उठती और उसकी खुशी छलक छलक पड़ती। उससे सब्र नहीं होता तो मुझे कॉल करके बताती। ये सब बताते हुए उसकी आवाज़ में जो खुशी छलकती, ये वही खुशी थी जो गायब हो गई थी। उसने मुझे बताया कि कैसे दोनों की मुलाकात हुई। उसके एक कार्यक्रम के दौरान सही उत्तर देकर मनुज ने मूवी टिकट्स जीते थे। सुन मौली, मैंने पूछा था कि ये दोहा किसने लिखा है। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जही रुचे, शीस देही ले जाए। तो बड़ा ही मज़ेदार जवाब देते हुए एक श्रोता ने कहा कि ये उसने तो बिल्कुल नहीं लिखा, पर यदि लिखता तो लोग उसे कबीरदास कहकर पुकारते, और फिर जवाब देकर खुद ही हंसने लगा। खैर, जवाब सही था तो इनाम भी उसे मिला। फिर एक दिन अचानक वो उससे मिलने ऑफिस में ही आ धमका। ऑफिस बॉय ने बताया कि मैडम कोई आया है आपसे मिलने। कौन आया होगा, सोचते हुए जब मैं रिसेप्शन पर पहुंची तो सामने एक स्मार्ट सा नौजवान खड़ा था।
जी कहिए। आपने पहचाना? नहीं। अरे आप तो इतनी जल्दी भूल गई। भूल गई मतलब क्या हम पहले भी मिल चुके हैं? लो कर लो बात। आपको कुछ भी याद नहीं? पिछले जन्म में ही तो मिले थे। क्या बकवास है ये। चलो छोड़ो, लगता है आपकी याददाश्त चली गई है। मैं मनोज, अब याद आया? हाँ हाँ, वही जिसने मूवी टिकट्स जीते थे। ओहो अच्छा, तो आप हैं मनोज। जी कहिए। आप मेरे साथ फिल्म देखने चलेंगी? मैं तुम्हारे साथ क्यों चलूं? अरे मैंने कपल मूवी टिकट्स जीते हैं ना। हाँ तो लेकर जाइए किसी को। यहाँ किसी को जानता ही नहीं सिवाय आपके। सिवाय मेरे? हेलो मिस्टर, मैं आपको नहीं जानती। लो कर लो बात। अभी अभी तो बताया था। डरिए मत, मैं खा नहीं जाऊंगा आपको। नहीं, मैं नहीं चल सकती। तो ठीक है, आप अपने टिकट्स रखिए, और हाँ, यदि आपका मन बदल जाए तो बताइएगा। कहते हुए वो टिकट्स मेरे हाथों में थमा कर चला गया। मैंने देखा तो टिकट्स पर उसका मोबाइल नंबर के साथ लिखा था, मेजर मनोज। उसके जाने के बाद से ही मन में कुछ अजीब सी हलचल हो रही है मौली। तू बता क्या करूं मैं? मैंने उसे छेड़ते हुए कहा। बातों से तो बड़ा मज़ेदार बंदा लग रहा है। उसे फ़ोन लगाकर बात तो कर ले एक बार। मैंने उसका मन पढ़ लिया था। वो भी शायद यही चाहती थी, पर अतीत के हादसे के कारण वो किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा भी कैसे कर सकती थी? ज़रूरी थोड़े ही है कि सब खराब ही हों। मैंने उसे समझाया भी और मनाया भी कि वो मूवी देखने ज़रूर जाए। देख सारंगा, जिंदगी एक खूबसूरत मोड़ पर मुड़ रही है। उसे रोक मत, उसके साथ साथ तू भी मुड़ जा। और हाँ, बताना कैसा लगा। अरे यार, मेरा मतलब कैसी लगी मूवी। अगली बार जब उसका फ़ोन आया तो वो चहक रही थी और उसके हर वाक्य में मनोज का ही जिक्र था। उसने बताया कि मनोज सेना में अधिकारी है और यहाँ कोई कोर्स करने के लिए आए हुए हैं। मिजाज से एकदम अलग। उनकी चुहलबाजी से कोई कह नहीं सकता कि वो सेना में उच्च अधिकारी हैं। कभी चुटकुला सुनाते हैं तो कभी कोई चवन्नी छाप शेरो शायरी। कहते हुए वो हंस पड़ी। ये अलग ही एहसास है मौली। तो अच्छी बात है ना। पर तू तो जानती है कि मुझे तो अमर ने भी पलट कर नहीं देखा। वो तो प्यार करता था मुझे। अरे वो रिश्ता कच्चा रहा होगा सारंगा। देख तू यूँ समझ जैसे किसी कपड़े का कच्चा रंग निकल कर किसी दूसरे कपड़े पर लग जाता है और पक्का रंग बन जाता है। इतना पक्का कि छुटाई नहीं छूटता। मानो वो जिससे छूटा उसके लिए बना ही नहीं था, बल्कि उसके लिए बना था जिस पर जा लगा है। प्रेम का स्वभाव भी ऐसा ही है। प्रीत का रंग है ये, जो लग जाए तो छुटाए नहीं छूटता। मेरी बन्नो। सारंगा को खुश देखकर हम सब कितने खुश थे। आखिरकार एक लंबे पतझड़ की प्रतीक्षा के बाद बसंत की आहट सुनाई दे रही थी। उसके जीवन में मदनोत्सव का खुमार छाने लगा था। तो आगे के प्रसंग उसी के शब्दों में सुनते हैं। रोहन मुझे छेड़ता रहता। एक दिन मुझे गुनगुनाते देखकर बोला, क्या बात है दी, आजकल तो बदली बदली सी नज़र आ रही हैं आप। आपके गाने का स्केल मेजर है ना? क्या मतलब है तेरा? मतलब तो आप बताएंगी या मैं ही बता दूं पापा को? मैं बुरी तरह शर्मा गई। अपनी झेप मिटाते हुए बोली, अपनी बकवास बंद कर दे। तू मुझे तंग क्यों कर रहा है रोहन? कोई बात नहीं दी, वैसे आपका ये मेजर स्केल मुझे बहुत पसंद है। फालतू बातें बंद कर अपनी। कहते हुए मैं अपने काम पर निकल गई, पर आज काम में मन नहीं लग रहा है। हालांकि मनोज को गए कई महीने बीत चुके हैं और उनसे बात भी होती रहती है, पर फिर भी ना जाने क्यों बहुत मिस कर रही हूँ। फ़ोन किया तो बोले अभी तो आना भी नहीं होगा, क्योंकि आजकल मेरी पोस्टिंग बॉर्डर पर चल रही है, फूलों की घाटी में। तुम्हें बहुत पसंद है ना फूल? बताओ कैसे फ़ोन किया था? कुछ नहीं, बस यूं ही। याद आ रही है ना मेरी? कहते हुए मैं जैसे ही अपने स्टूडियो से बाहर निकली तो बाहर मनोज को बैठा देखकर हैरान रह गई। तुम तुम यहाँ कब आए? मैं चीखते हुए उछल पड़ी। तुमने पुकारा और हम चले आए। मुझे मिस कर रही थी ना? बकवास बंद करो अपनी, मैंने उसे झिड़कते हुए कहा। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा जी, तो हमारी बातें सब बकवास हैं? सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था जी? मनोज ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। अरे मनोज सर, बहुत उखड़ा हुआ मिजाज रहता है मैडम जी का आजकल। आपको देखकर रौनक लौट आई है इनके चेहरे पर। मेरे सहकर्मी भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए मुझे छेड़ने लगे। मनोज के मुरीद हैं सारे के सारे। तुम लोग मेरे दोस्त हो कि मनोज के? मैंने चिढ़कर कहा। बेशक मनोज सर के,
सभी ने सामूहिक रूप से ठहाका लगाकर कहा। तो ठीक है, मैं जा रही हूँ। अरे कहाँ चल दिए, इधर तो आओ। मनोज ने गाना शुरू कर दिया और सबको अभिवादन करते हुए मेरे साथ चल दिए। कैसी हो, बस मनोज का इतना पूछना था कि मैं रोने लगी। अरे क्या हुआ, रो क्यों रही हो? उसे कैसे बताती कि मैं कितना मिस करने लगी हूँ उसे। चलो आज कहीं घूम कर आते हैं। घर पर फ़ोन कर दो कि लेट हो जाओगी। लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं, कार में बैठते हुए उसने कहा। अच्छा ऐसा करो, रोहन को बता दो। मेरी आंखों में आश्चर्य देखकर बोले, ऐसे क्या देख रही हो, मैं मिल चुका हूँ रोहन से। बहन से पहले भाई को पटाना पड़ता है ना। कब कब मिले तुम उससे? अब छोड़ो ये सब, अच्छा बताओ, शायरी सुनोगी या चुटकुला? मुझे नहीं सुननी तुम्हारी घिसी पिटी शायरी, तो तुम ही कुछ सुना दो, अपनी उच्च स्तरीय कविता। अच्छा बताओ ना, मुझे देखकर तुम्हारा दिल धक धक करता है क्या? नहीं तो डॉक्टर को दिखाओ, दिल की बीमारी है तुम्हें, कहकर जोर से हंस दिए। अपने फालतू के जोक्स अपने पास रखो। फिर अपनी पोस्टिंग और सेना की बहादुरी के न जाने कितने किस्से सुनते सुनाते हम शहर से दूर निकल आए थे। कार की रफ्तार से तेज तो आज मेरा मन दौड़ रहा था। हल्की बूंदाबांदी होने लगी तो मौसम सुहाना हो चला था। उन्होंने कार एक साइड में रोक ली और धीर गंभीर मुख मुद्रा बनाकर अलग ही अंदाज में बोले, कविता सुनोगी सारंगा, मैंने लिखी है। मेरे हाँ सुनाइए कहते ही अपनी डायरी निकाल कर पढ़ने लगे। हम घूम चुके बस्ती बन में, एक आस का फांस लिए मन में, कोई साजन हो कोई प्यारा हो, कोई दीपक हो कोई तारा हो, जब जीवन रात अंधेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो। जब सावन बादल छाए हों, जब फागुन फूल खिलाए हों, जब चंदा रूप लुटाता हो, जब सूरज धूप नहाता हो, या शाम ने बस्ती घेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो। मैंने पूछा, यह आपने लिखी है? हाँ तो, पर यह तो इब्राहिम शाह की कविता है। हाँ तो है उनकी, पर नेट पर देखकर तो मैंने ही लिखी है, कहकर ठहाका लगाया और मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, मैं भी यही पूछना चाहता हूँ सारंगा, एक बार कहो ना तुम मेरी हो। अरे वाह, आप तो बहुत आगे निकल गए, थोड़ा थामिए अपने अरमानों को। आपको पता है कि आप क्या पूछ रहे हैं? लो कर लो बात, मुझे ही नहीं पता। मैंने अपने घर पर बात भी कर ली है, सब तैयार है, बस एक तुम्हारी हाँ चाहिए। मतलब? मेरे घर वाले तुमसे मिलना चाहते हैं और मैं तो तुम्हारे घर वालों से मिल चुका हूँ। वैसे एक बात और बता दूँ। क्या? मैंने तेज़ धड़कते दिल पर नियंत्रण रखने की नाकाम कोशिश करते हुए पूछा। मेरा मयार नहीं मिलता, मैं आवारा नहीं फिरता, मुझे सोच के खोना, मैं दोबारा नहीं मिलता। वाह वाह। अपना ये मजाक बंद करो मनोज, तुम्हें ये मजाक लग रहा है? ये कोई मजाक नहीं है, हम अच्छे दोस्त हैं बस, इसके आगे कुछ भी नहीं। मुझ पर ऐसी दया मत करो जो मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए। ओके कोई बात नहीं, वैसे दया जैसी कोई बात नहीं है। और फिर क्या तुम किसी की दया पात्र हो? मुझे आपकी दया भी नहीं चाहिए। दया नहीं, प्रेम चलेगा? तुम क्यों कर मुझसे प्रेम करोगे? क्यों, पहले सरकार से अनुमति चाहिए थी? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये इतना आसान नहीं है मनोज। तो इतना मुश्किल भी तो नहीं है, जानती हो प्रेम आपके अंदर ही घटता है। ये कोई बाहर से आई हुई भावना नहीं है, ना ही किसी रिश्ते की मोहताज। अगर आपके अंदर प्यार है तो हर चीज़ प्यारी लगने लगती है, फिर चाहे वो कोई फूल हो या कोई इंसान। अगर आपके पास प्यार है तो वो आपको और प्यारा और सुंदर बनाता है। मेरा तुम्हारा रिश्ता ना भी जुड़े तो भी प्यार तो रहेगा, अपने सत्व रूप में, मेरे अंदर तुम्हारे अंदर। जब मैंने तुम्हें रेडियो पर पहली बार सुना तो मैं जान गया कि तुम निश्चित ही बहुत संवेदनशील हो, बहुत दर्द है तुम्हारी आवाज़ में। तुम्हें बताया नहीं, पर तुमसे मिलने से पहले मैं तुम्हारे सहकर्मियों से और तुम्हारे घर वालों से मिल चुका था। मैं अपलक उसे देखे जा रही थी और वो बोले जा रहे थे और मेरे मन में यही गूंज रहा था, आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की यह धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे। सुनो सारंगा, मैंने ये निर्णय सोच विचार कर लिया है, इसके पीछे भी एक वजह है। आज मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, चंदा बुआ की। मेरी बुआ जो मुझे बहुत प्यार करती थी, शादी के बाद उनके ससुराल वालों ने उन्हें जलाकर मार दिया था। बहुत सुंदर थी वो और बहुत प्यारी। मैंने कई दिनों तक उन्हें तड़फते और असहनीय दर्द और पीड़ा भोगते हुए, अपने लिए मौत मांगते हुए देखा था।
जब भगवान से भी उनके कष्ट नहीं देखे गए तो उन्होंने बुआ को अपने पास बुला लिया। इस घटना ने मुझे तोड़कर रख दिया था और मेरा मन करता था कि मैं उनके ससुराल वालों को जेल से बाहर खींचकर आग के हवाले कर दूं। पर मुझे बुआ की एक बात रोकती रही। मनुज, राक्षसों का संहार राक्षस बनकर नहीं किया जा सकता, उसके लिए देवता का होना जरूरी है। तुम अपने अंदर की अच्छाई को कभी मरने मत देना और उन्हें दंड देने का अधिकार भगवान पर छोड़ दो। राक्षसों से लड़ाई तुम्हें राक्षस ना बना पाए, नहीं तो तुम में और उन राक्षसों में कोई अंतर नहीं रहेगा। मनुज, तुम्हें मनुष्य बनकर ही लड़ना होगा बेटा। बुआ की बात हमेशा मेरे कानों में गूंजती रहती और ये बातें ही मेरे जीवन का मंत्र हैं। मेरी बुआ ने जो भोगा, तुमने जो भुगता, उसके लिए किसी को तो प्रायश्चित करना होगा। इन राक्षसों को कोई मनुज ही हराएगा। प्लीज़ मुझसे मेरा ये अधिकार मत छीनो सारंगा। प्रायश्चित करने का अधिकार, तभी हम अच्छाई से बुराई को हरा सकेंगे। अगर तुम हाँ करती हो तो मैं उस दुष्ट राक्षस को हरा दूंगा, उस मानसिकता को हरा दूंगा जिसके कारण मेरी बुआ और तुम्हारी जैसी ना जाने कितनी लड़कियों को ये त्रासदी झेलनी पड़ती है। ये किसी और के किए अपराध का दंड नहीं है, वरन उस गंदी सोच के लिए प्रायश्चित है। मैं उसे हराना चाहता हूँ बस। कहते हुए मनुज की आंखें छलक रही थीं। रूंधे गले से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। मैंने ढांढस बंधाते हुए माहौल को हल्का करते हुए कहा, अरे बहादुर जवान रोते भी हैं क्या? मुझे तो पता ही नहीं था। तुम भी क्या याद रखोगे? जाओ, दिया तुम्हें यह अधिकार। जा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी। प्यार का जादू मेरे सिर पर चढ़कर बोल रहा था। मनुज के प्यार ने मुझे बिल्कुल उसके जैसा बना दिया था। मैं भी फिल्मी डायलॉग बोलने लगी थी और चवन्नी छाप शायरी भी रास आने लगी थी। ये तुम्हारे ऊपर किसी तरह की दया या अधिकार जमाने की बात नहीं, बस तुम्हारे साथ रहने की इच्छा है, तुम्हारी सहमति के साथ। लेकिन हाँ, सिर्फ तभी बोलना जब तुम्हें भी प्रेम हो। नहीं तो कुछ नहीं। मैं तुम्हारे हर निर्णय का सम्मान करूँगा और देश सेवा करूँगा। पर आप एक बार फिर अच्छे से सोच लीजिए, इस कुरूपता से निभा पाएंगे? क्षणिक आवेश में लिया गया निर्णय पर पछतावा तो नहीं करेंगे? मेरा मन आपकी सूरत की नहीं बल्कि सीरत की सुंदरता पर रीझा है सारंगा। फिर थोड़ी देर रुक कर बोले, किसी ने कहा है ना कि सुंदर होना अच्छा है, पर अच्छा होना ज़्यादा सुंदर है। और फिर घटना दुर्घटना किसी के साथ भी कहीं भी कभी भी हो सकती है। यूँ देखा जाए तो हर व्यक्ति में एक संभावित विकलांग रहता है। अगर रोल रिवर्सल हो जाए तो क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती? और फिर तुम्हारे संत कबीर कह गए हैं ना, सुनाओ ना वो दोहा। अच्छा जी, तो ये बात है। हमेशा हंसी मजाक करने वाले व्यक्ति के मन में इतना दुख भरा हुआ है। शायद इसी वजह से तुम मेरे मन को छू पाए अनुज। मेरे मन कह रहा है कि किसी सिरफिरे के प्रस्ताव को नकारने की सज़ा तो आज तक भुगत रही हूँ, लेकिन इस प्यारे सिरफिरे के प्रेम को स्वीकार न करके जीवन को, खुद को और सज़ा नहीं देना चाहती हूँ। आपके प्यार ने मुझे जीवन से प्यार करना सिखाया है और इस प्यार के लिए तो सब कुछ न्यौछावर करने का मन है। मनोज, कुछ लोगों के आसपास होने से ही समय बदलने लगता है, अनायास ही सब कुछ ठीक हो जाता है। अल्केमिस्ट जैसे होते हैं कुछ लोग, जो उनके संपर्क में आएगा सोना हो जाएगा, जैसे अमावस को किसी ने छूकर पूर्णिमा कर दिया हो। मनोज, तुम सच में अल्केमिस्ट हो, जादूगर हो, जादूगर। पता नहीं क्यों मेरे मन को यह विश्वास था। मैं जानती थी कि अमलतास के पुष्प गुच्छ सा प्रेम ही लौटाएगा मेरे जीवन का बीता बसंत। कहते हुए मैं रोने लगी। फूलों को नष्ट कर देने से बसंत को आने से नहीं रोक सकते हैं। तो ठीक उसी दिन लौटेगा बसंत जिस दिन तुमसे बिछड़ा था बसंत, यानी 21 मई। तुकबंदी कर हंसते हुए बोले, देखा, तुम्हारी संगत में मैं भी कवि बन गया हूँ। प्यार का असर दोनों को बदल रहा था, चुपके चुपके, हौले हौले। सच ही तो है। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाई, राजा प्रजा जेहि रुचे, शीस देहि ले जाए। अभी आप सुन रहे थे प्रोफेसर डॉक्टर गीता शर्मा जी की लिखी हुई कहानी प्रेम न बाड़ी उपजे। उम्मीद है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कहानी को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं। आपका दिन शुभ हो।